दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है राजनीतिक हलकों में भाषा। हम उन सभी छात्रों से जो राजनीति शास्त्र के छात्र हैं, समाज शास्त्र और इतिहास पढ़ रहे हैं, उनसे ये निवेदन करेंगे कि इन विषयों को समसामयिक संदर्भों में बात करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि राजनेताओं ने कब क्या कहा, ये हमेशा से बहुत प्रासंगिक रहा है। हम आज भी याद करते हैं अपने पुराने नेताओं को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे जैसे तमाम उद्धरणों का हर व्यक्तित्व अपनी बातों से याद रखा जाता है। पर संभवतः हमारे आज के राजनेता इन सब बातों को भूल गए। धीरे धीरे राजनीति अब उस दौर की तरफ बढ़ रही है जहां पर जितना जल्दी हो सके हम ये भूल जाएं कि हमारे राजनेताओं ने क्या कहा वही अच्छा होगा। परंतु चूंकि आप छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है और उसके संदर्भ क्या है। उदाहरण शुरू करते हैं हम उन राजनेताओं से जिन्होंने अपने भाषणों से युग परिवर्तन कर दिया। 2014 में सोनिया जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को खून का, मौत का सौदागर कहा। संदर्भ जो भी रहा हो, मगर उसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इतने वर्षों से गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और सार्वजनिक जीवन में हो, क्या उसे इस प्रकार मौत का सौदागर कहा जाना चाहिए। हल जो भी रहा, लेकिन वे प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद में ये चीजें आगे बढ़ती गई और हमले तेज होते गए। तब से आज तक कई बार ऐसा हुआ कि कभी उन्हें नीच तो कभी उन्हें डंडे से मार देने के बयान आते रहे। एक और नेता गुजरात में हुए मधुसूदन मिस्त्री, 2017 के बाद उनका बयान आया कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को यानी भाजपा को उनकी औकात याद दिला दूंगा। हुआ वही जो पिछले 35 वर्षों से गुजरात में होता आया है। कांग्रेस वह चुनाव हार गई और अब ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। इन बयानों से किसका फायदा होता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करती। आपने राहुल गांधी को भी कई बार चौकीदार चोर है जैसी बात कहते हुए सुना होगा। ये बात अलग है कि अब वे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जिस दौरान वे ये बातें कहते थे उस दौरान भी भारत जैसे सभ्य समाज में यह ढूंढा जाता था कि उनकी संस्कृति कहां से आई, किसने उन्हें यह संस्कार दिए कि इस उम्र दराज व्यक्ति के साथ किस तरह भाषा में बात की जानी चाहिए। ये बात अलग है कि वे आज भी तू तड़ाक की भाषा में ही बात करते हैं। लेकिन हश्र वही हुआ जो 2014 में हुआ था। कांग्रेस फिर चुनाव हारी। वे 3 ऐसे लोगों के नाम अक्सर लेते हैं जिसमें अडानी, अंबानी हैं, जिन लोगों के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि न केवल प्रधानमंत्री उनकी मदद करते हैं बल्कि यह भी समझाने का प्रयास करते हैं परोक्ष रूप से कि वे उनसे लाभान्वित भी होते हैं। संभवतः भाजपा भी लाभान्वित होती है, ये वो कहना चाहते हैं। मगर कभी भी, चाहे रफाइल के मुद्दे में हो या किसी अन्य मुद्दे पे हो, वे कभी कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। एक और विडंबना है ईवीएम की। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां ईवीएम की समस्या आती है और इसी तरह से एक समस्या अब और जुड़ गई है जो आज लोकसभा में इस समय लगातार चल रही है, और वो है कि लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे और हटाए जा रहे हैं।
ये समस्या भी उन्हीं राज्यों में दिखती है जिसमें भाजपा जीतती है। ये समस्या जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगी, ये समस्या झारखंड में नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पर दूसरे घटक दल जीते हैं। ये तब भी नहीं दिखेगी जब लोगों को बुलाकर हर साल जनवरी में हर राजनीतिक पार्टी को यह बताया जाता है कि इस मतदाता सूची को देखें और अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो आप करा लें। उस समय सब सोते रहते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें यह समस्या दिखने लगती है और फिर हताशा में इस तरह के बयान आते हैं। 2022 में अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा। अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने उन्हें बेचारी और थकी हुई महिला कहा। ये तब हुआ जब न सोनिया जी न राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उनसे मिलने गए। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सम्मान दिया जाना चाहिए वह देते नहीं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कि लोग उन्हें याद रखें, और बदले में क्या मिलता है वह आप सभी देख ही रहे। 2020 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सार्वजनिक बयानों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ चूंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो वे समीक्षा बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। इसके पहले भी वे लैपटॉप्स को लेकर उन पर यह टिप्पणी कर चुके हैं कि जिस व्यक्ति को लिखना पढ़ना ही ढंग से नहीं आता हो वो लैपटॉप का क्या फायदा उठाएगा। वे बार बार ये कहने से नहीं चूकते कि रावण भगवा कपड़ों में ही सीता जी को उठाकर ले गया था। वे कहना चाहते हैं कि देश की अस्मिता, सहिष्णुता और समाज की जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं उनको योगी आदित्यनाथ और उनके जैसे भगवा वस्त्रधारी उठाकर ले जाएंगे। जनता ये सब चीज समझती है। अभी हाल ही के उपचुनाव में और आगे वाले चुनाव में जनता शायद इसका फिर जवाब दे। स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जो है उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी अभी कहा कि सनातन धर्म एक कोड़ है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। सोचिए, तमिलनाडु का एक छोटा सा नेता ये कह रहा है कि सनातन, जिसके 100 करोड़ से अधिक के फॉलोअर्स उसके आसपास रहते हैं, उसे वह समाप्त कर देना चाहता है। ये सारी भाषाएं असर क्या दिखाती हैं यह समय बताता है, लेकिन यह तय है कि इतिहास से आज तक जिन लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, समय ने उनको रास्ता दिखा दिया। और बहुत हद तक यह हताशा का ही कारण है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं ने नेताओं को किसी विशेष स्थान पर पहुंचाया नहीं, और जो लोग काम करते हैं वे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। हाल ही में एक विवाद और उत्पन्न हुआ संबल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर, जिन्होंने कहा कि साल में 52 जुमे आते हैं और होली सिर्फ एक बार, और जिन लोगों को होली से या रंगों से समस्या है वे उस दिन नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं या घर में नमाज पढ़ें। अब इस बात को असहिष्णुता से जोड़ दिया गया है और हर वह नेता ताल ठोक रहा है जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी दिखाना चाहता है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि एक मुसलमान के सामने 5 हिंदू खड़े हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं युद्ध हो रहा है और गोलियां चल रही हैं या चलने वाली हैं और उसको बचाने के लिए हिंदू खड़े हो जाएंगे। समाज में अगर कोई समस्या नेताओं को दिखती भी है तो वे कभी ये प्रयास नहीं करते कि वे इसकी सूचना पुलिस को दे। अगर अपना विरोध जताना है तो अदालतों में जाएं। वे खुद ही निर्णय कर देना चाहते हैं, चाहे डंडे से पीटना हो या लोगों को युद्ध के लिए आमने सामने खड़ा करना हो। इन नेताओं के बयानों पे चले जाइए। अगर ईवीएम की मशीनों की बात है तो आज तक किसी भी राजनेता ने इसको प्रूव करने की कोशिश नहीं की। कई बार चुनाव आयोग ने यह चैलेंज दिया कि
ईवीएम मशीन से संबंधित यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सूचना है और आप इसे हैक कर सकते हैं तो आइए इसको हैक करके बताइए। तब कोई अपनी बात नहीं बोल पाता। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष में जनवरी में राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और उसमें से हटाने की प्रक्रिया को समझाता है और राजनीतिक दलों को और उनके प्रतिनिधियों को बुलाता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं या आगे आने वाले वर्षों में होने वाले हैं, वे अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना या करवाना चाहते हैं तो वे अपनी बात वहां रख सकते हैं, लेकिन वे इंतजार करेंगे चुनाव हारने का और फिर प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय का और किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस दोनों प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। भारत की जनता अब ये सब मूर्खतापूर्ण बातों को समझ रही है। वो कुछ लोग होंगे जो इससे प्रभावित होते होंगे, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा वर्ग इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता और ऐसी भाषा से वह दूर रहना चाहता है। उत्तेजनात्मक भाषा और नारे अब केवल कुछ बगैर पढ़े लिखे लोगों को ही प्रभावित करते हैं। ये लोग भी चिन्हित हैं, ये समुदाय भी चिन्हित हैं और धीरे धीरे इनको भी समझ में आ रहा है कि इस प्रकार नारे गढ़ने वाले लोग समय पर इनको छोड़कर भाग जाते हैं। भाषा पर संयम बरतते बरतते कई राजनेता इस प्रकार के कृत्य कर जाते हैं कि वे विदेशों में जाकर भी यह कहने लगते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। आइए आप सब मिलकर हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारी मदद कीजिए। ये लोग न केवल देश की धरती पर बल्कि विदेशी धरती पर भी इस प्रकार की भाषा बोलकर देश को शर्मिंदा करते हैं। इन्होंने विदेशी धरती पर जाकर एक बात और कही कि हम अपने देश में भाजपा और संघ का ही विरोध नहीं कर रहे, केवल इन दोनों से ही नहीं लड़ रहे, बल्कि हम भारतीय स्टेट से भी लड़ रहे हैं। अब भारत को संघीय ढांचा कहने वाले ये लोग देश और राष्ट्र की भूमिका कैसे समझेंगे? कैसे हम उन छात्रों को समझाएंगे जो इस राजनीति शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आज तक भारत को राष्ट्र समझा है? और एक राष्ट्र की परिकल्पना अगर दिमाग में नहीं है या ये संरचना ही नहीं है तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते ही रहेंगे। हम राजनीति शास्त्र के उन सभी छात्रों से यह उम्मीद करते हैं कि वे अपने संविधान को एक बार फिर से पढ़ें और ये ध्यान रखें कि इस तरह की भाषा बोलने से पहले हमारे संघीय ढांचे को आप समझ लें। साथ ही इतिहास और समाजशास्त्र के छात्रों से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि वे ध्यान रखें कि उन लाखों करोड़ों लोगों ने जो अपनी जान दी वो भारतवर्ष के लिए दी। इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग करके आप न केवल उस बलिदान का अपमान कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र का भी अपमान करते हैं। इसलिए जो लोग संवैधानिक पदों पर पहुंच गए हैं या पहुंच जा रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं, उन सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी भाषा आज युवा देख रहा है, जनता देख रही है और एक भी गलत शब्द आपको कभी माफ करेगा नहीं। आप हाल ही में कई ऐसे नेताओं का हशर देख सकते हैं जिन्होंने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया और आज वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। मुझे उम्मीद है कि आते समय लोग अपनी भाषा को बेहतर बनाएंगे और राजनीतिक शुचिता को धारण करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से वो निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।